नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए प्रथम वर्ष संस्कृत पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र का विस्तार से चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है नाटक, कथा, साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। यह पूरा प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है। इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 अंक और पूर्णांक 100 अंक का होता है। प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में किया जाएगा, जिनमें 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कई विद्यार्थियों ने 12th के बाद संस्कृत बीए प्रथम वर्ष में ली है या आवंटित हुई है, लेकिन उन विद्यार्थियों को संस्कृत से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12th तक तो संस्कृत भाषा में ही प्रश्न आता था, संस्कृत माध्यम से उसका उत्तर देना होता था। लेकिन अब बीए प्रथम वर्ष में 90% जो उत्तर है वह हिंदी माध्यम से पूछा जाएगा और केवल 10% अंक ही संस्कृत माध्यम से पूछे जाते हैं। मतलब इन 10% प्रश्नों के उत्तर ही संस्कृत भाषा में आपको देना होगा। इसलिए जिन्होंने भी प्रथम बार संस्कृत ली है या उनके संस्कृत विषय आवंटित हुआ है, तो उन्हें किसी प्रकार से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अच्छे अंक भी आते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यद्यपि संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है वह संस्कृत भाषा में बनाया जाएगा, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी माध्यम से ही आपको देने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण बताते हुए कहा है कि 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ के अंतर्गत कहा गया है कि इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में होगा और जिसके कुल अंक होंगे 10। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में लगभग 5
पुस्तकें निर्धारित है, व्याकरण है, हितोपदेश है और स्वप्न वासव दत्तम है। तो ये सभी किताबें 5 इकाइयों में विभक्त है। तो इन सभी पुस्तकों में से 2-2 प्रश्न आपके लघुतरात्मक पूछे जाएंगे और उन सभी पुस्तकों में से आपको कुल 10 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर आपको 20 शब्दों में देना होगा। खंड ब में कुल 5 इकाइयां हैं और यह इसके अंक भी 50 हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होना चाहिए। तो यहाँ पर खंड ब में 5 इकाइयां बनाई गई है। प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे, अर्थात वह प्रश्न भी हो सकता है या व्याख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर करें कि प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करना है, जिनके कुल अंक हैं 50। खंड स के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12, 13, 14 और 15 और खंड स कुल 40 अंकों का होता है। अब यहाँ पर उस खंड स के बारे में कहें कि खंड स में प्रश्न संख्या 12 को करना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसके बारे में कहा है कि जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से व्याख्या पूछी जाएगी या श्लोकों का सप्रसंग अनुवाद पूछा जाएगा। तो इस प्रकार यह व्याख्यात्मक प्रश्न है और यह प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके कुल अंक भी 20 हैं और आगे कर रहे हैं कि छात्रों को प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। प्रश्नों में भाग भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा। तो यहाँ पर और भी मैं अधिक स्पष्ट कर देता हूं कि जो प्रश्न संख्या 12 के अतिरिक्त जो पुस्तकें होगी, जो 3 इकाइयों की जो पुस्तकें होगी, उसमें से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, हल करना है और वह प्रश्न होगा निबंधात्मक, जिसके कुल अंक होंगे 20। तो प्रश्न संख्या 12 भी 20 अंकों की है और प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई भी एक प्रश्न आपको वहां हल करना है, वह होगा 20 अंकों का। इस प्रकार खंड सह कुल 40 अंक का निर्धारित किया गया है। अब मैं इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को और भी विस्तार से बताते हुए बता रहा हूं। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत स्वप्न वासव दत्तम महाकवि भास्कृत है, ये एक नाटक है। इकाई द्वितीय के अंतर्गत हितोपदेश मित्र लाभ, ये कथा के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें श्लोक भी हैं और गद्य भी है। इकाई तृतीय
इसके अंतर्गत अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। इकाई 4, इकाई 4 के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी संज्ञा प्रकरण एवं संधि प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में है। जो संज्ञा प्रकरण में से भी 2 व्याख्याएं, 2 उदाहरण, संधि प्रकरण में से भी 2 व्याख्याएं और 2 उदाहरण पूछे जाएंगे, जो कुल 10 अंक के निर्धारित हैं। इकाई 5, इकाई 5 के अंतर्गत भी व्याकरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत प्रकरण, अजंत प्रकरण के अंतर्गत आपसे राम, हरि, लता, नदी, ज्ञान और वारी शब्दों की सूत्रोल्लेख पूर्वक रूप सिद्धि पूछी जाएगी, जो कुल 10 अंकों की होगी। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर जैसे राम प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द होता है राम, तो ये राम कैसे बनता है, इसकी आपको सूत्र लगा करके और सिद्धि करनी है, स्पष्ट करना है। तो इसके आपके कुल अंक होंगे 10। स्वप्न वासुदत्त जो नाटक है ये भी 10 अंकों का है। हितोपदेश मित्र लाभ इकाई 2 है, ये भी 10 अंकों की है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ये भी 10 अंकों का है। इस प्रकार 5 इकाइयों में से खंड ब के अंतर्गत 10-10 अंकों का पूछा जाता है। कुल 50 अंक खंड ब के लिए निर्धारित हैं। अब मैं खंड ब के विस्तृत पाठ्यक्रम को बताता हूँ। खंड ब में से कौन सी इकाई में से क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी या संस्कृत में व्याख्या पूछी जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा या फिर उसकी सिद्धि पूछी जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम इकाई में से प्रथम इकाई के अंतर्गत स्वप्न वासव दत्तम नाटक जो महाकवि भास्कृत है के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। द्वितीय इकाई से एक सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय इकाई से क्या पूछा जाएगा? एक सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। तृतीय इकाई में से प्रश्न संख्या 6 एवं 7 में 5-5 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, ये अपठित होगा। प्रश्न संख्या 6 तथा 7 में से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो वहां पर इसको और भी मैं समझा देता हूं आपको कि 6 और 7 अलग अलग 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन इन दोनों में से केवल आपको एक ही प्रश्न हल करना है और कुल 10 अंकों का यह प्रश्न होगा। चतुर्थ इकाई में आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पारिभाषिक शब्द, संज्ञा सूत्र और प्रत्याहार विकल्प सहित 4 अंकों की एवं संधि प्रकरण में 4 शब्दों में से 2 शब्दों की सूत्रोल्लेख पूर्वक रूप सिद्धि 6 अंकों की पूछी जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि चतुर्थ इकाई के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण है, उसमें प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, उच्चारण स्थल क्या है, पद संज्ञा क्या है, तो ये सब आपको विस्तार से पढ़ना है और इन सूत्रों की व्याख्या भी वहां पर पूछी जाएगी, जो कुल 4 अंकों की होगी। इसी प्रकार संधि प्रकरण, आपके संधि प्रकरण में तीनों संधियां हैं,
स्वर संधि, हल संधि और विसर्ग संधि है। इन तीनों संधियों के अंतर्गत जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या भी पूछी जाएगी और उन के अंतर्गत जो उदाहरण हैं उनकी आपको सूत्र लगा करके और सिद्धि भी करनी है। इस प्रकार से संज्ञा और संधि प्रकरण कुल 10 अंकों का आपके पाठ्यक्रम में है और पूछा जाएगा। इसमें यदि आप अच्छी तरह से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ोगे तो आपके एक भी अंक नहीं कट सकता है। पंचम इकाई में अजंत नामिक प्रकरण है। इस नामिक प्रकरण में से 8 सूत्र पूछे जाएंगे। इन 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या पूछी जाएगी। अभी हमने पहले देखा था राम, हरि, लता, ज्ञान, वारी, ये जो अजंत नामिक प्रकरण है इन सबके जो 7 विभक्तियां होती है, 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। इन सब शब्दों की आपको सिद्धि याद होना चाहिए और इन शब्दों को सिद्ध करने में जो सूत्र काम में आते हैं उन सूत्रों की भी व्याख्या आपको याद करनी है, उनके उदाहरण याद करने हैं। इस प्रकार से ये जो व्याकरण है ये आपके 30 अंकों की खंड ब में पूछी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा है। आपको यदि ये सब राम के, लता के ये सब शब्द याद होंगे, इनके धातु रूप और शब्द रूप याद होंगे तो आपके अच्छे अंक भी आ सकते हैं। खंड स, खंड स के अंतर्गत कहा गया है कि प्रश्न संख्या 12 सभी को करना अनिवार्य है। यह कुल 20 अंकों की होगी और जो इसको नहीं करेगा तो उसके 20 अंक कट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न संख्या 12 तो आपको करनी ही करनी है। ये खंड स कुल 40 अंकों का होता है जिसमें से 12, 13, 14 और 15। तो 13, 14, 15 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन तीनों में से तो केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 20 अंकों का होगा और प्रश्न संख्या 12 सभी के लिए करना जरूरी है, अनिवार्य है, वह 20 अंकों की होती है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 12 के बारे में ही बताया जा रहा है कि प्रथम इकाई में भास्कृत स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक है उसके 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी। तो आपको स्वप्न वासु दत्तम नाटक उसमें से भी हिंदी में सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी और वह कितने अंकों की होगी? 10 अंकों की होगी। इकाई द्वितीय के अंतर्गत हितोपदेश मित्र लाभ एक कथा साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें से 2 पद्यों में से एक पद्य की हिंदी व्याख्या तथा 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। हितोपदेश मित्र लाभ 4 मित्रों की बहुत सुंदर कहानी है। यह आपको पढ़ते पढ़ते इसके सारे पद्यों का अर्थ और अनुवाद याद हो जाता है और इसकी कहानी भी बहुत रुचिकर और सरल भी है। तो इसमें से एक पद्य 5 अंक का, 2 पद्य आएंगे उसमें से केवल एक पद्य है उस 5 अंकों का पूछा जाएगा। 2 गद्यांश आएंगे उसमें से आपको एक गद्यांश करना है उस सप्रसंग और वो भी 5 अंक का होगा। तो हितोपदेश मित्र लाभ में से कुल 10 अंकों की हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। अब यहाँ पर करें कि
प्रश्न पत्र निर्माता से निर्देश दिया है। यहाँ पर अपेक्षा की जाती है कि खंड स में प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 के निर्माण के समय यथासंभव शेष इकाइयों से संबंधित सामान्य प्रश्न लेते हुए प्रश्नों की रचना करें अर्थात प्रश्न पत्र का निर्माण करें। तो भाई हितोपदेश और मित्र लाभ में से आपकी 2 व्याख्याएं आ रही है। तो अब बचती आपकी पूरी व्याकरण। अब व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, हिंदी से संस्कृत अनुवाद और अजंत नामिक प्रकरण। तो इन सब में से 20-20 अंकों के एक प्रश्न आएगा। तो आपको उधर भी 20 अंकों की व्याकरण के बारे में व्याकरण आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यदि आप मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है और चाहे वह वीडियो व्याख्यान हो और यदि आप कक्षा में आएंगे तो मैं पूरी व्याकरण आपको कक्षा में पढ़ाऊंगा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। तो आपके इस 80 अंक की जो व्याकरण है उसमें मेरे अनुमान में पूरे के पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते यदि मैं पढ़ाता हूँ और नियमित आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी वीडियो है या मेरे द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाएगा उसको आप नियमित रूप से कक्षा में आकर के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र बहुत ही सरल है। इसमें अधिकांश व्याकरण है और व्याकरण हमेशा आपके काम में आएगी। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये किताबें खरीदनी है और इन किताबों का आपको अध्ययन भी करना है। अब आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और उसमें किस किस लेखक की किताब आपको खरीदनी चाहिए, तो सबसे पहले आप स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक खरीदिए। इसके लेखक है महाकवि भास्कृत स्वप्न वासव दत्तम नाटक। ये आप डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की खरीद सकते हैं। यदि ये नहीं मिले तो आप डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा की भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी पुस्तक भी स्वप्न वासव दत्तम संस्कृत से हिंदी व्याख्या है, डॉक्टर जगत नारायण पांडे की है। स्वप्न वासव दत्तम ये एक और लेखक हैं डॉक्टर यशवंत कुमार। हितोपदेश मित्र लाभ हिंदी अनुवाद रामेश्वर भट्ट इसके लेखक हैं। हितोपदेश मित्र लाभ डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी की भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है। हितोपदेश मित्र लाभ डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के द्वारा भी लिखी गई, उसको भी आप खरीद सकते हैं। एक और है हितोपदेश मित्र लाभ डॉक्टर यशवंत कुमार के द्वारा भी लिखी गई, इसको भी यदि पसंद आए तो खरीद सकते हैं। हितोपदेश मित्र लाभ डॉक्टर सुभाष तनेजा वेदालंकार के द्वारा भी लिखी गई है। और रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। यह सभी के लिए यह पुस्तक आपको खरीदनी चाहिए। इसमें से ही आप लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं ये सब सीखा जा सकता है। और ये रचना अनुवाद कौमुदी जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के, ये हमेशा आपके काम में भी आएगी। तो इसको तो आपको खरीद ही लेना चाहिए। एक अगली पुस्तक है नवनीत संस्कृत शब्द धातु रूपावली, जैसे राम, रमा, इस प्रकार से जो शब्द हैं उन और धातु रूप है पट धातु, लट, पट धातु, भू धातु, इन सब के भी आपको रूप याद करने हैं। तो इसके लिए भी एक पुस्तक खरीद सकते हैं डॉक्टर राजाराम शास्त्री नाटेकर। अगली पुस्तक है बृहत अनुवाद चंद्रिका, इसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रधर शर्मा। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसके लेखक हैं उमाकांत मिश्र। स्वप्न वासव दत्तम डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के, मेरे विचार में तो आपको यही पुस्तक खरीदनी चाहिए। इसकी में बहुत सुंदर सुंदर सरल शब्दों में व्याख्या समझाई गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी
डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मा। बहुत सरल शब्दों में इसमें समझाया गया है। ये आपके संज्ञा प्रकरण, इधर से संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण और अजंत प्रकरण, तीनों बहुत ही सरल शब्दों में इसमें समझाया गया है। तो आपको एक पुस्तक खरीदनी है। एक है बृहद रचना अनुवाद कौमुदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। लघु सिद्धांत कौमुदी भीम व्याख्या, ये संस्कृत की व्याकरण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। थोड़ी महंगी है, लेकिन इसको यदि हो सके तो खरीद लेना चाहिए। ये हमेशा आपके काम में आएगी। पंडित भीमसेन शास्त्री द्वारा रचित है, इसके लेखक हैं, और इसका प्रथम भाग बीए पार्ट प्रथम में चलता है। स्नातक संस्कृत व्याकरण डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री। संस्कृत वाक्य विवेक डॉक्टर हिंद केसरी अजमेरा बुक कंपनी, त्रिपोलिया बाजार। धन्यवाद।